हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साहित्य। और मुगल साहित्य की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बाबर से हुमायूं तक के बीच का जो साहित्य था उसके बारे में पढ़ाया था। और दोस्तों, आज हम अकबर के समय का जो साहित्य है उसके बारे में पढ़ाएंगे। और अकबर के समय जो हिंदी जो साहित्य है, जो हिंदी में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, एक अनुवाद विभाग की जो स्थापना की थी अकबर ने, और अनुवाद विभाग में जो संस्कृत के प्राचीन जो ग्रंथ थे जिनका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था, कौन कौन से ग्रंथ का किया गया था, किस किस ने किया था, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, समझना दोस्तों। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक, यहां तक हो गया। अब हमें 1556 से 1605 ईस्वी तक का जो फारसी साहित्य है उसके बारे में जानना है, और जो हिंदी साहित्य है उसके बारे में। इसी बीच में दोस्तों तुलसीदास भी आ जाते हैं इसी बीच में। ठीक है। और दोस्तों, कौन कौन से ग्रंथों का अनुवाद किया गया फारसी भाषा में, उन सभी के बारे में हमें जानना है। चाहे अकबरनामा हो, चाहे आईन अकबरी हो, ठीक है ना, चाहे हुमायूं नामा हो। और एक बात और समझना, अगर हम किसी भी वंश के इतिहास की बात करें तो उस वंश का जो इतिहास की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें साहित्य से होती है। अगर हम साहित्य को अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह पढ़ लें, तो दोस्तों हम उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों, अकबर के समय की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजकवि की बात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम राजकवि, अकबर के शासनकाल में राजकवि कौन थे? राजकवि थे दोस्तों फेजी थे। कौन थे? फेजी। राजकवि कौन थे? फेजी। ठीक है। एक बात और है, जो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, विभाग की स्थापना, जो इसका जो अध्यक्ष बनाया था, इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो भी फेजी को बनाया था। किसको बनाया था? फेजी को बनाया था। ठीक है ना, फेजी को बनाया था। ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों राजकीय इतिहासकार कौन थे। राजकीय इतिहासकार की हम बात करें, जो राजकीय जो इतिहासकार थे वे थे दोस्तों अब्बुल फजल। अब्बुल फजल, ठीक है ना, अब्बुल फजल थे। जब अब्बुल फजल की हत्या कर दी जाती है 1602 ईस्वी में, तो उसके बाद दोस्तों इनायत उल्लाह को बनाया जाता है। इनायत उल्लाह को बनाया जाता है राजकीय इतिहासकार। ठीक है ना। ये तो हो गए दोस्तों राजकवि और राजकीय इतिहासकार हो गए। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। समझना दोस्तों, सबसे पहले जिस पुस्तक की हम बात करते हैं उसका नाम है हुमायूं नामा। क्या नाम है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। इसकी रचना जो की थी, हुमायूं नामा की रचना जो की थी हिंदाल की बहन, हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है ना। गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी, जो हुमायूं की भी बहन थी, लेकिन मां अलग थी। ठीक है ना। अब हम बात करें जो ये हुमायूं नामा है, इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में अब हमें जानना है। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है समझना। इससे दोस्तों बाबर
बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसी के अनुसार, इस हुमायूंनामा के अनुसार, ठीक है ना, इस हुमायूंनामा के अनुसार बाबर को जो जहर दिया था वे दोस्तों शेर शाह सूरी की मां ने दिया था, या शेर शाह सूरी ने दिलवाया था। यह किस में जानकारी मिलती है? हुमायूंनामा में मिलती है, ठीक है ना। और बाबर और हुमायूं के बारे में इस हुमायूंनामा में बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया है, ठीक है। इसमें बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया है। और दोस्तों इसे पूर्णतः निष्पक्ष नहीं मानते क्योंकि ये गुलबदन बेगम ने लिखी है और इसमें जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी को सही नहीं दिखाया गया, ठीक है ना। वो एक कारण इसके पीछे ये भी रहा होगा क्योंकि गुलबदन बेगम शेर शाह सूरी को एक बेकार शासक के रूप में दिखाना चाहती थी, ठीक है ना। क्योंकि जब अपने भाई और जब अपने पिता का जब उल्लेख कर रही है तो शेर शाह सूरी को कैसे अच्छा दिखा सकती है। यह भी हमें इतिहासों में ये हमें समझना है, किसने कौन सी पुस्तक किस आधार पर लिखी है, क्यों लिखी है, तो उसे भी हमें जानना होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम दूसरी पुस्तक की बात करें, जोहर आफ्ताबची ने एक पुस्तक लिखी थी। जोहर आफ्ताबची ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, जिस पुस्तक का नाम था तज़किरात उल वाक़ियात, जिसे दोस्तों तारीख़ हुमायूं भी कहते हैं। इस पुस्तक को थोड़ा समझो। इस पुस्तक की रचना जोहर आफ्ताबची ने की थी। सबसे पहले जोहर आफ्ताबची के बारे में समझना, ठीक है। ये दोस्तों हुमायूं के राज दरबार में रसोई में काम करते थे, ठीक है ना। किसमें? रसोई में काम करते थे, ठीक है। और ये हुमायूं के बारे में जोहर आफ्ताबची काफी कुछ जानते थे। इस तज़किरात उल वाक़ियात की रचना इसलिए भी की गई थी, अब्बुल फजल जो अकबरनामा जो लिखेगा उस अकबरनामा में सहायता के लिए, या अकबरनामा जो लिखी जाएगी वो इसका भी जो तज़किरात उल वाक़ियात है इसकी भी उसमें सहायता ली जाएगी। इसलिए तज़किरात उल वाक़ियात की जो रचना करवाई थी वो अकबर ने करवाई थी। किससे? जोहर आफ्ताबची से कराई थी। ये हुमायूं की रसोई में काम करते थे। किसकी में? हुमायूं की रसोई में काम करते थे। ये हुमायूं के बारे में एक अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करें तारीख ए शेर शाही की। हम बात करते हैं शेर शाही की बात करते हैं, तारीख ए शेर शाही, ठीक है ना। ये किसने लिखी थी दोस्तों? अब्बास खां सरवनी ने लिखी थी। इसे तोहफा ए अकबर भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक बात समझना आप, ये छोटी छोटी किताबें हैं, फिर हम आईने अकबरी और अकबरनामा के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तोहफा ए अकबर, ठीक है। ये दोस्तों तारीख है शेर शाही,
ये अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अब्बास खां सरवानी ने। इसमें शेर शाह सूरी का उल्लेख किया है। शेर शाह सूरी ने किस किस परिस्थितियों में बागडोर संभाली, शेर शाह सूरी का बचपन कैसा रहा, शेर शाह सूरी ने अपने पिता की पैतृक जागीर पर किस तरीके से प्रशासन किया, शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में, शेर शाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था उसके बारे में। तो दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में तारीख ए शेर शाही से जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है शेर शाह सूरी के बारे में। और जो ये पुस्तक लिखी जाती है दोस्तों, ये अकबर के शासनकाल में लिखी जाती है। किसके में लिखी जाती है? अकबर के शासनकाल में लिखी जाती है। एक बात बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी जो किताबें लिखी जा रही हैं वो फारसी भाषा में लिखी जा रही है। कौन सी भाषा में लिखी जा रही है? फारसी भाषा में। और मुगल काल की ये फारसी जो भाषा है ये मुगल काल की राजकीय भाषा थी। कौन सी भाषा थी भाई? राजकीय भाषा थी। और इसी में लिखी जा रही हैं ये सारी किताबें, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं हम अकबरनामा पर। किस पर आते हैं? अकबरनामा पर, ठीक है ना। अकबरनामा, अकबरनामा इसकी रचना दोस्तों अब्बुल फजल ने की थी। अब्बुल फजल ने। सहायता, इसमें जो सहायता ली थी कौन कौन सी पुस्तक की ली थी? हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तज़किरात उल वाक़ियात, इसकी भी सहायता ली थी दोस्तों। तज़किरात उल वाक़ियात इसकी भी सहायता ली थी, ठीक है ना। और हम तारीख़ शेर शाही की बात करें, इसकी भी सहायता ली थी। और दोस्तों बाबरनामा को जो बाबर ने पुस्तक लिखी थी उसके बाद जो ये मुगल इतिहास जो आगे बढ़ता है एक सही तरीके से जो बढ़ाया जाता है वो अकबरनामा में बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ये दोस्तों जो अकबरनामा है ये दोस्तों 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में, ठीक है ना। 3 भागों में है अकबरनामा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों अकबरनामा की हम बात करें तो अकबरनामा ये तैमूर से प्रारंभ हो जाती है, तैमूर लंग से। कहां से? तैमूर लंग से प्रारंभ हो जाती है। अब देखो रटने का नहीं होता है, समझने की चीजें होती है। ये जो तैमूर लंग है ये बाबर का पूर्वज थे। बाबर तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से थे। कौन सी पीढ़ी से थे? 5वीं पीढ़ी से थे, ठीक है ना। तैमूर लंग, इस तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? दिल्ली को जीत लिया था। जब बाबर भारत में आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं उसके पीछे बाबर का एक कारण यह भी था, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है भारत पर हमारा पैतृक अधिकार था। क्यों? क्योंकि उसके जो पूर्वज जो तैमूर लंग थे उन्होंने 1398 में भारत को जीत लिया था, ठीक है ना। और इसके जो 2 भाग हैं, दूसरा और तीसरा जो भाग है उसमें 1602 तक का उल्लेख है। कब तक का है? 1602 तक का उल्लेख है उसमें, क्योंकि 1602 ईस्वी में बुंदाला ने जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। और 1602 तक लिखा हुआ है ये अकबरनामा। कब तक? 1602 ईस्वी तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम कवियों की बात करते हैं, अब्बुल फजल ने 59 कवियों का उल्लेख किया था। कितने कवियों का उल्लेख किया है? 59 कवियों का। अब्बुल फजल के अनुसार अकबर के राज दरबार से संबंधित 59 कवि थे, ठीक है ना।
ये प्रश्न काफी बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। 59 कवियों को उल्लेख किया है। आगे लिखना, आगे समझना, इसने हुमायूं के बारे में भी लिखा है, और हुमायूं के बारे में ये लिखा है कि जो हुमायूं थे वो कमजोर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। समझना, क्योंकि अकबरनामा, अब्बुल फजल अकबर का राष्ट्रीय इतिहासकार, ठीक है ना। अब एक बात सोचिए यार, आप रटने का नहीं, समझने का होता है। एक बात सोचिए, जो खाने के लिए दे रहा है, जिसके पास नौकरी कर रहा है, क्या उसके बारे में कभी कोई गलत लिखेगा? नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो इसने हुमायूं के बारे में भी लिखा है कि हुमायूं बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन किस्मत ने, तकदीर ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया। किसने साथ नहीं दिया? भाग्य ने साथ नहीं दिया हुमायूं का, ठीक है ना। और देखो तो सही, अब और क्या लिखता है ये, ठीक है ना। शेर शाह सूरी के बारे में लिखता है, शेर शाह सूरी के बारे में लिखता है, शेर शाह सूरी धोखेबाज था, ठीक है ना। शेर शाह सूरी क्या थे? धोखेबाज थे, ठीक है ना, ऐसा लिखता है। अब हम अकबर की बात करें तो अकबर के बारे में क्या लिखता है? अकबर की तुलना ये चंद्रमा से कर देता है, सूर्य से कर देता है अकबर की तुलना। अकबर के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, ठीक है ना। भाई खाने के लिए दे रहा है, उसकी अधीनता में रह रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में गलत तो लिख ही नहीं सकता, अच्छा ही लिखेगा, ठीक है ना। अकबर के बारे में खूब अच्छा लिखा है चढ़ा चढ़ा के। ये भी कहा है, शासक जनता से लेता कम है, शासक जनता से लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है, देता बहुत ज्यादा है। यह भी लिखा है दोस्तों इसने, ठीक है ना। और इसने अकबर के बारे में लिखा है, अकबर ईश्वर की छाया के रूप में भी लिख देता है, सब इतनी बढ़ाइयां करता है, बढ़ा चढ़ा कर टॉप तरीके से बढ़ाइयां करता है, ठीक है ना। यह है दोस्तों अकबरनामा, ठीक है ना। अकबरनामा लिखने के लिए, जब अकबरनामा लिखने के लिए पहले दोस्तों ये किताबों को अच्छी तरह इकट्ठा किया गया, कुछों को लिखाया गया। तज़किरातुल वाक़ियात को जौहर आफ्ताबची से लिखवाया था अकबर ने। क्यों? क्योंकि सहायता मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि सहायता मिलने के लिए, क्योंकि जो अकबरनामा लिखी जा रही है उसमें आगे सहायता मिल सके, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, अकबरनामा के बाद हम एक है आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी। थोड़ा अकबरनामा ठीक है ना, एक है आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है। समझना, अब्बुल फजल, यहां पर भी कौन है? अब्बुल फजल। ये दोस्तों ये राजनीति से संबंधित है। किससे है? राजनीति से, ठीक है, शासक से हम यहां पर शासक कह सकते हैं। आईने अकबरी दोस्तों जो है, यह दोस्तों आईने अकबरी प्रशासन से संबंधित है। किससे? प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से, ठीक है ना। इसके दोस्तों अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। आईने अकबरी के दोस्तों 5 भाग हैं। आईने अकबरी के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, ठीक है ना। दोनों की रचना इनकी अब्बुल फजल ने की थी। इसे दोस्तों अकबरनामा को जो नाम दिया था, गुलाब बाग का नाम दिया था, गुलाब बाग। ये आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुलाब बाग किसे कहा जाता है? अकबरनामा को, ठीक है ना। तो ये जो आईने अकबरी है, इसमें प्रशासन के बारे में है, इसमें धर्म के बारे में भी दे रखा है, ठीक है ना। इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी दे रखा है, कृषि संबंधित भी दे रखा है। इसमें आईने अकबरी में कृषि संबंधित जानकारी भी मिलती है, इससे कृषि से संबंधित जानकारी, ठीक है ना, संबंधित जानकारी भी मिलती है। इन दोनों की जो रचना की थी वो किसने की थी दोस्तों? अब्बुल फजल ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं एक है दोस्तों तकमील ए
अकबर, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है, तकमील ए अकबर। इसमें दोस्तों 1602 से 1605 तक का इतिहास है। कब तक का है? 1602 से 1605 तक का इसके अंदर इतिहास है, जानकारी है अकबर के समय की, ठीक है ना। आगे समझना, इसकी जो रचना की थी वो इनायत उल्लाह ने की थी। किसने की थी? इनायत उल्लाह ने की थी, ठीक है। एक बात और समझना, जब 1602 ईस्वी में अब्बुल फजल की हत्या कर दी जाती है, किसकी? अब्बुल फजल की। राजकीय इतिहासकार थे, क्या थे? राजकीय इतिहासकार थे भाई, ठीक है ना। यहां तक हो गई राजकीय इतिहासकार। इसके बाद जो इनायतुल्लाह है, इसको राजकीय इतिहासकार बनाया गया था। राजकीय इतिहासकार जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था दोस्तों? इनायतुल्लाह को बनाया गया था। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। 1602 तक कौन रहते हैं? अब्बुल फजल। इसके बाद 1602 से और 1605 तक कौन रहेंगे? इनायतुल्लाह, ठीक है ना, ये रहेंगे। और इनायतुल्लाह अगर हम बात करें, जहां से अकबरनामा जहां से खत्म होती है 1602 से, वहां से दोस्तों वहां से इनायतुल्लाह ने 1602 से 1605 तक जो अपनी पुस्तक लिखी थी, तकमील ए अकबर लिखी थी। क्या लिखी थी? तकमील ए अकबर लिखी थी अपनी पुस्तक, ठीक है ना। यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, मुंतखब उत तवारीख, या हम कहें तारीख ए बदायूं। ये बदायूं भी दोस्तों अकबर के राज दरबार में थे। और बदायूं की खासियत ये भी थी, ये अकबर के बारे में खूब बुराइयां भी किया करते थे। देखो समझना, एक अब्बुल फजल है जो अकबर की बहुत बड़ा खूब बुराइयां भी करते हैं, ठीक है। इन्होंने मुंतखब उत तवारीख नामक किताब लिखी थी। कुछ अकबर की जो बुराइयां हैं उनका भी इसमें उल्लेख किया गया था, ठीक है ना। और इसने अकबर के खिलाफ फतवा या अकबर के खिलाफ भी थे, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है अकबर, तो ये बदायूं अकबर के खिलाफ भी थे, ठीक है ना। इन्होंने लिखी थी तारीख ए बदायूं। एक है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजकवि की बात कर लेते हैं। राजकवि, ठीक है ना। राजकवि कौन थे दोस्तों? फेजी थे। कौन थे? फेजी थे। फेजी को मलिक उस शोरा की उपाधि दी थी। शोरा की उपाधि दी थी, ठीक है। मलिक उस शोरा की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये हो गया एक फारसी साहित्य के बारे में हो गया, ठीक है ना। किसके बारे में हो गया दोस्तों? ये फारसी साहित्य के बारे में हो गया। एक पुस्तक और है तबकात ए अकबरी। एक पुस्तक और है तबकात ए अकबरी, ठीक है ना, जिसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। किसने की थी? निजामुद्दीन अहमद ने की थी जिसकी रचना, ठीक है ना। तबकात ए अकबरी, इसकी जो रचना की थी तबकात ए अकबरी की निजामुद्दीन अहमद ने की थी, ठीक है ना। इसके बारे में समझना, निजामुद्दीन अहमद के जो पूर्वज थे वे बाबर और हुमायूं की सेवा में थे। बाबर और हुमायूं की सेवा में थे।
इसलिए दोस्तों निजामुद्दीन अहमद इनके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से जानते भी थे, ठीक है ना। इसलिए निजामुद्दीन अहमद इनके बारे में अच्छी तरह जानते भी थे, ठीक है। तो इसलिए इसने उनका हुमायूं का जो उल्लेख है वो एक उल्लेख भी इसमें किया गया है। और इस पुस्तक का कभी कभी जैसे मिलान करके जो पूछा जाता है, पुस्तकों का मिलान करके भी वो पूछ लिया जाता है। और ये निजामुद्दीन अहमद अकबर की सेवा में थे। किसकी सेवा में थे? अकबर की सेवा में थे, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों फारसी साहित्य। इसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का अकबर के समय को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें अकबर के समय में हिंदी में साहित्य कौन कौन से लिखे गए थे, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करें दोस्तों जो तुलसीदास दोस्तों अकबर के समकालीन थे। क्या थे दोस्तों? समकालीन थे, ठीक है ना, समकालीन थे। एक बात आप याद रखना, तुलसीदास का उल्लेख अब्बुल फजल ने अपनी जो पुस्तक है अकबरनामा है वहां पर कहीं आप इसका उल्लेख नहीं किया तुलसीदास का, ठीक है ना। तुलसीदास ने दोस्तों 1575 ईस्वी में रामचरित्र अवधी भाषा में रामचरित्र मानस की रचना की। किसकी रचना की? रामचरित्र मानस की रचना की थी अवधी भाषा में, रामचरित्र मानस, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों कवितावली, गीतावली और दोहावली की रचना भी की थी। किसकी रचना की थी? कवितावली, गीतावली और दोहावली की रचना भी की थी। एक बात आप याद रखना, जो इस समय रामचरितमानस जो सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वह दोस्तों ये तुलसीदास वाला पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है? तुलसीदास वाला पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, मुगल राज दरबार से कोई संबंध नहीं थे। इसका अब्बुल फजल ने भी कहीं पर उल्लेख नहीं किया था, ठीक है ना। इसके बाद तुलसीदास के बाद हम बात करें सूरदास। सूरदास भी दोस्तों अकबर के समकालीन थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे मुगल राज दरबार से, प्रत्यक्ष। इन्होंने सूर सागर की रचना की थी। किसकी? सूर सागर की, ठीक है ना। एक है दोस्तों रस खान अकबर के समय के हैं। इन्होंने प्रेम वाटिका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? प्रेम वाटिका ने। ये दोस्तों भक्ति से भी जुड़े हुए थे रस खान। किससे जुड़े हुए थे? भक्ति से भी जुड़े हुए थे रस खान, ठीक है ना। ये भक्ति से जुड़े हुए थे, तो उस संबंधित इसने भजन, ठीक है ना, भजन भी, दोहा भी कहे हैं रस खान के। दोहा भी काफी प्रसिद्ध हैं और भजन भी काफी प्रसिद्ध हैं। किसके? रस खान के, ठीक है ना। इसने सुजान रस खान नामक एक पुस्तक और भी लिखी थी, सुजान रस खान, ठीक है ना, सुजान रस खान। और मुख्य है प्रेम वाटिका, इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी? प्रेम वाटिका, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है अकबर के समय हिंदी साहित्य का विकास हुआ और अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है जो अगला है वो है दोस्तों हमारा अनुवाद विभाग, जिसके तहत कौन कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया गया था। संस्कृत से फारसी भाषा में कौन कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया गया था और किसने किया था, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है।
सबसे पहले दोस्तों हम अनुवाद विभाग के बारे में समझते हैं। अनुवाद विभाग का अर्थ होता है अनुवाद करना। क्या अर्थ होता है? अनुवाद करना, ठीक है ना। अनुवाद विभाग अध्यक्ष फैजी। अध्यक्ष कौन था? फैजी, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन था? फैजी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुर रहीम खाना, ये थे उपाध्यक्ष, ठीक है ना। अब समझना किस किस की रचना की गई थी, ठीक है ना। नंबर 1 राजमनामा, ठीक है ना। महाभारत, युद्ध की पुस्तक। किसकी? युद्ध की पुस्तक, ठीक है ना। किस में की जाएगी दोस्तों? फारसी भाषा में की जाएगी। किस में की जाएगी? फारसी भाषा में। मूल रूप किस में है? संस्कृत में, ठीक है ना। अनुवाद विभाग का अर्थ यही होता है एक दूसरी भाषा में लिखी जाना, ठीक है ना। इसे दोस्तों नकीब खान बदायूनी और दोस्तों इसमें फैजी थे। कौन थे? फैजी थे, ठीक है ना। अब दोस्तों बात ये आती है ये किसकी अध्यक्षता में लिखी गई थी? अध्यक्षता या किसके नेतृत्व की बात करते हैं हम? नेतृत्व। तो दोस्तों इसमें जो नाम आएगा वो आएगा फैजी का। किसका आएगा? फैजी का, ठीक है ना। इसके बाद नंबर दूसरी है दोस्तों रामायण। कौन सी है? रामायण, ठीक है ना। रामायण इसकी जो की जाती है दोस्तों, इसमें भी ये नकीब खां बदायूनी और फैजी इसमें भी रहते हैं, ठीक है ना। फैजी रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अथर्ववेद, ठीक है ना। अथर्ववेद की जो फारसी में रचना की थी हाजी इब्राहिम खान ने की थी, ठीक है। किसने की थी? हाजी इब्राहिम खान ने की थी, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला है पंचतंत्र, जिसे अनवर ए शुहैल भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी, ठीक है ना। इसको किसने लिखा था? किसको? पंचतंत्र को, ठीक है ना। इसकी जो की थी दोस्तों वो की थी अब्बुल फजल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अब्बुल फजल ने अनवर ए शुहैल की रचना की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों और आता है अथर्ववेद हो गया, भागवत इसकी रचना जो की थी दोस्तों वो की थी दोस्तों टोडरमल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? टोडरमल ने उसकी रचना की थी। किसने की थी? टोडरमल ने की थी दोस्तों, ठीक है ना। भागवत पुराण वाला। कहने का मतलब दोस्तों ये है इनकी जो रचना की जाती है संस्कृत से दोस्तों फारसी भाषा में की जाती है। इसमें दोस्तों राजमनामा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो महाभारत है, ठीक है ना। महाभारत की रचना की जाती है। इसका एक अनुवाद विभाग का एक काम यह भी था क्योंकि दोस्तों जो संस्कृत की जो पुस्तकें हैं उन्हें फारसी में लिखकर जो फारसी पढ़ना जानते हैं वो उन्हें अच्छी तरह पढ़ सके, इसीलिए दोस्तों इनकी रचना की, इसीलिए इनका अनुवाद किया गया था। किससे? संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। कितनी आगे की सोच थी। एक बात और है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में ही कुरान का भी हिंदी में जो अर्थ किया जाता है वो भी इसी समय किया जाता है।
कुरान का भी दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों ये था अकबर के शासनकाल के साहित्य, फारसी, हिंदी और अनुवाद विभाग। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली क्लास होगी, उसमें दोस्तों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का जो साहित्य है हम उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद।